बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 287 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी अपनी ज़ात के एक हिस्से की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। मुझे अपनी ज़िंदगी की तलाश थी जो साहिल की शक्ल में अचानक मुझसे बिछड़ गई थी। सुरमई शाम धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदल गई थी। ये रात का आगाज़ था। रोशनियों का शहर अपनी पूरी आन बान के साथ जगमगा रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक मुस्तकिल अंधेरे ने जगह बनाना शुरू कर दी। इन रोशनियों की आबोताब मेरे मन की बेकली को कम करने में नाकाम थी। मुझे अपने हल्क में कांटे पड़ते हुए महसूस हुए। मैं ड्राइविंग के दौरान में मुसलसल साहिल और मुमताज़ के बारे में सोचने लगा। शबाना के बयान के मुताबिक उन दोनों को आज दोपहर 3 बजे बहादुराबाद चौरंगी से अगवा किया गया और अब कमोबेश 8 बजने वाले थे। 5 घंटे इन मुसीबत ज़दा लड़कियों ने किस तरह गुजारे होंगे, ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। खासतौर पर साहिल के हवाले से मेरा दिल डूब रहा था। वो साहिल अब पहले वाली साहिल नहीं रही थी। उसने मेरे कुर्ब में बहुत कुछ सीखा था, मगर मुझे रह रहकर नीलगिरी की पेश गोई याद आ रही थी और मेरी असल परेशानी का सबब भी यही था। नीलगिरी ने बड़ी सफाक और दिल चीर पेश गोई की थी। नबी सर की एक बंगलानुमा हवेली में उसकी जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज मुझे याद था। उसने साहिल के नाम की तारीफ करते हुए कहा था, वहीदान, साहिल की मुनासबत से तुम अपना नाम सागर रख लो। साहिल और सागर का जन्म जन्म का साथ है। मगर इस मगर के बाद उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरे पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, मगर समझदार के लिए इस अधूरे जुमले में भी बहुत कुछ पहना था। पिछले दिनों नीलगिरी का मेरे साथ जो रवैया रहा था, उसके पेश नज़र मुझे हर वक्त तड़का लगा रहता था। मुझे यही शक था कि साहिल को मुझसे जुदा करने में नीलगिरी कोई बहुत बड़ा किरदार प्ले करेगी। वो मेरे लिए अपनी चाहत का खुलकर इजहार कर चुकी थी और मेरे नज़दीक किसी और औरत को देखना उसे पसंद नहीं था। लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। लगभग गुज़िश्ता 2 माह से उसने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया था। मैं खुद उससे रब्ता नहीं कर सकता था। वो जब चाहती थी मेरी तन्हाई में चली आती थी। उसे लाने बुलाने पर मुझे इख्तियार ना था। नीलगिरी के तस्वुर ने मेरी निगाह में उस मुनफरिद हुस्न को उजागर कर दिया, मगर दूसरे ही लम्हे साहिल की याद ने उस तस्वुर को आफ कर दिया। मेरी सोच पलटकर साहिल पर मरकूज हो गई। जब दिल पर बोझ हो तो कोई शय अच्छी नहीं लगती। मेरे अंदर का मौसम बिगड़ गया। साहिल मौसम बहार की मानिंद मेरे अंदर उतर चुकी थी। वो मेरी नस नस में लहू बनकर दौड़ती थी। मेरी इस बार को खजा की नजर लग गई। नीलगिरी की पेश गोई बिलाखर पूरी होकर रही। साहिल मुझसे बिछड़ गई। तारा ने एक शैतानी चाल चलकर मुझे साहिल से जुदा कर दिया। मेरी नीली शहराट किसी बेलगाम घोड़ी की मानद सड़कों पर दौड़ रही थी। मेरी मंजिल कश्मीर रोड का एक बंगला थी। वो बंगला जहां तारा, मुमताज और साहिल को ले गया था। मुझे अपनी साथियों को उस खबीस के चुंगल से निकालना था। मैं किसी भी कीमत पर नीलगिरी की पेश गोई को पूरा होते नहीं देख सकता था। मुझे साहिल तक पहुंचना था, उसे वापस लाना था हर कीमत पर। हर तूफान से गुजर कर चाहे उस मकसद के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करना पड़ती। मैंने कश्मीर रोड पर पहुंचकर मज़कूरा बंगले को तलाश किया। इस तलाश में मुझे थोड़ा भटकना पड़ा। रास्ता आसान और सादा था, लेकिन मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा मुंतशिर था, इसलिए इन 2-4 गलियों ने मुझे घुमा कर रख दिया। मैंने अपने टारगेट बंगले के सामने से गाड़ी गुजारते हुए सोचा, मुझे सबसे पहले अपने जहन को काबू में रखना चाहिए। ध्यान ठिकाने पर होगा तो मैं अपने दुश्मनों से निपट सकूंगा। मुझे खुद पर हैरत थी, मैं इतना जज्बाती पहले कभी नहीं था। शायद इसलिए कि मेरा पहला इस नोयत का कोई अजीज मुझसे बिछड़ा भी नहीं था। मैंने अपनी शहराट बगली गली में थोड़े फासले पर खड़ी कर दी। ये बंगले का पहलू था। दूसरी जानिब एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था। मैंने गाड़ी उस क्लिनिक के सामने खड़ी कर दी। वो कोई आम सा दुकान नुमा क्लिनिक नहीं था, बल्कि एक वसी व अरीज बंगले पर फैला हुआ खासा मारूफ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था। बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने एक बात का खास तौर पर ध्यान किया। अंदर की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। यूं महसूस होता था इस वक्त अंदर कोई भी मौजूद ना हो। ये हैरान कुन बात थी। नजीम ने जिंदगी की आखिरी लम्हात में मुझे बताया कि तारा ने अगवा की वारदात के बाद इसी बंगले पर आना था। तो ये कि मियां जायद भी यहीं मौजूद था। मैं तो यहाँ खासी गहमा गहमी की तवक्को कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही थी। एक लम्हे को मेरे ज़हन में ख्याल आया, कहीं नजीम ने मुझे मिस गाइड तो नहीं किया। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर इंसान अमूमन झूठ बोलने से परहेज करता है, लेकिन नजीब तो एक शैतान था। मुमकिन है उसने मुझे गलत राह पर डालने के लिए इस बंगले का जिक्र किया हो। उसका ख्याल हो कि इस तरह मैं उसकी जान बख्शी कर दूंगा। बहरहाल मैंने उसका ख्याल गलत साबित कर दिया। मैं यहाँ तक आ गया था तो बंगले को टच किए बगैर वापस चले जाना मुमकिन नहीं था। चंद में सोचने के बाद मैंने बंगले के पहलू से अंदर दाखिल होने का फैसला किया। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के सामने मेरी गाड़ी के सिवा और कोई गाड़ी न थी। वहाँ अच्छा खासा सन्नाटा था, जिससे यही जाहिर होता था वो क्लिनिक मॉर्निंग की शिफ्ट में चलता होगा। मैंने गली में दोनों जानिब दूर तक निगाह दौड़ाई और बंगले की साइड वाल फलांग कर अंदर पहुंच गया। मेरे पाँव में जोगर्स थे, इसलिए हल्की सी दब की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ पैदा न हुई। मैं दबे कदमों बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। बंगले का हर दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ की लाइट बुझी हुई थी। मेरी छठीस मुझे वार्न करने लगी कि इस बंगले में कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ है ये मालूम करने का तजस्सुस मुझे बेइख्तियार आगे बढ़ा रहा था। मैंने एक के बाद एक बंगले की ज़ेरी मंजिल के तमाम कमरे देख लिए, मगर किसी ज़ी नफ्स के आसार नजर नहीं आए।
एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल है नजीब ने मेरे साथ धोखा किया था। मैं मुहतात कदमों से बालाई मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ एक कमरे में मुझे रोशनी दिखाई दी। मैं यक बयक रुक गया। बाहर से मैंने बंगले को टॉप टू बॉटम देखा था और उसके किसी भी जाहिर हिस्से में मुझे रोशनी नजर नहीं आई थी। बंगला मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन अब ये रोशनी और वो भी ऐसे कमरे में जिसकी खिड़कियों का रुख बंगले के फ्रंट की जानिब था। उसका एक ही मतलब था, वो लाइट अभी अभी जलाई गई थी। वहाँ यकीनन कोई मौजूद था। मैं जो उठी ठेकर रुक गया था, दोबारा मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। मैं हर किस्म की सूरत के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार था। मैंने रोशन कमरे के दरवाजे के हैंडल पर जरा सा दबाव डाला तो मेरी हैरत दो चांद हो गई। वो दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने दरवाजे के पट की आड़ लेते हुए हैंडल को घुमाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। अभी मैंने इस दरवाजा ही खोल पाया और जहाँ कर अंदर देखने के बारे में सोच रहा था कि मेरी समाज से एक गंभीर आवाज टकराई। डरो नहीं वजदान, मैं तुम्हारी इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हूँ। सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो तारा की आवाज थी। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। वो कह रहा था, अंदर आ जाओ, आज सारे हिसाब बेबाक हो जाएंगे। मैं एक धक्के से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। वो खासा कुशादा खाल नुमा कमरा था जिसके फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। दीवारों के साथ पहलू बपहलू सोफा सेट लगे हुए थे और आखिरी सिरे पर तारा बनफ से इबलीस एक सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था। मुझ पर नजर पड़ती हुई एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और हल्की क्लैपिंग करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर वैदान, सन ऑफ शैतान। मैंने दांत कुचकाकर उसे खूनख्वार नजर से घूरा और सुलगते हुए लहजे में सवाल किया, साहिल और मुमताज कहाँ है? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, वो अपने मखसूस बेरहमाना अंदाज में बोला, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों की वजाहत कर दूं। तुम्हारा जहन उलझ रहा होगा कि यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल किस अंदाज में हो रहा है। मुझे तुम्हारी आमद की खबर कैसे हुई? वो एक लम्हे को खामोश होकर मेरे तासरात का जायजा लेता रहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुमने गुलशन वाले बंगले पर जो कारनामा अंजाम दिया है मुझे उसकी खबर हो चुकी है और यह खबर कुछ देर पहले मुझे मशाक ने दी है टेलीफोन के जरिए। मशाक? मैं चौंक उठा। वो तो बेहोश हो गया था। सुनते जाओ, बीच में मत बोलो, वो सख्त लहजे में बोला। मशाक नामी उस घरेलू मुलाजिम को तुम्हारे वहां से रुखसत होने से कबल होश आ गया था। ये वही वक्त था जब नजीब तुम्हें मेरे और उस बंगले के बारे में बता रहा था। मशाक होश में आने के बावजूद भी बेहोशी की अदाकारी करता रहा। उसे अपनी जान अजीज थी। उसने तुम्हारे हाथों नजीब जैसे गनाडील और फाइटर का हशर देख लिया था। वो चूं चुरा करके खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तुमने नजीब को कत्ल करने से पहले अपना नाम उसके सामने लिया था। मशाक ने मुझे फोन पर बताया कि वैदान नामी किसी शख्स ने खाबर और नजीब को कत्ल कर दिया है। मशाक तुम्हारे नाम और सूरत से आशना नहीं, अलबत्ता नजीब ने तुम्हारी शोहरत सुन रखी थी, मगर देखा पहली मर्तबा था, यानी आखिरी मर्तबा। वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में बात कर रहा था, मगर मैं उसकी आवाज में शामिल गम और गुस्से को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड खाबर की मौत मेरे लिए हैरत का बायस थी। मैंने तुझसे 2 घंटों के लिए अंटा गफील किया था। मैंने तारा की आंखों में झांकते हुए कहा, मगर ये सारी तफसील तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? वो फुनकारा, तुम्हारे सवाल का जवाब इस तफसील के बाद मिलेगा। मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम्हारे जहन में कोई उलझन ना रहे। आज हमारे दरमियान आखिरी मार्का होगा। हम में से कोई एक ही इस बंगले से जिंदा सलामत जा सकेगा। तुमने मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ा दिया है और मैं ये कर्ज सूद दर सूद तुम्हें लौटाने वाला हूँ। मैं भी अपने दिल में तुम्हारे लिए कुछ इसी किस्म के जज्बात रखता हूँ। मैंने मुठियां भेजते हुए कहा, तुम्हारी बकवास अगर खत्म होगी हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। उसने कहा जाने वाली नजर से मुझे देखा और बिफरे हुए लहजे में बोला, जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में इतला मिली मैंने सबको यहाँ से हटा दिया। इस बंगले में इस वक्त हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है। साहिल और मुमताज को तुमने कहाँ शिफ्ट किया? फिलहाल मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। वो मकारी से ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, वो जहाँ भी हैं जिंदा हैं। मैंने दाड़ कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम्हारे सर की कसम, मैं गलत नहीं कह रहा। वो बदस्तूर जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए बोला, तुम्हारी आमद से आधा घंटा पहले मियाँ जी उन दोनों को अपने साथ किसी दूसरे ठिकाने पर ले गए हैं जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए तो पूरे बंगले की तलाशी ले लो। वैसे मैं एक बात जानता हूँ, साहिल और मुमताज को बड़ी मुनासिब जगहों पर पहुंचाया जाने वाला है। मैंने तड़प कर पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? वेरी सिंपल। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, उनको उनके तलबगारों के पास पहुंचाया जाएगा। तुम जानते हो उनकी तलब किस किस को है? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे मजमूम मज़ाहिम के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। बेहतर होगा अपनी नापाक जबान से खुद ही बता दो। तारा ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुमताज को उमरकोट रवाना कर दिया जाएगा। उसका तलबगार मेरा यार वडेरा अकबर सुमरू है। मुमताज और उसके मामा एसपी ने अकबर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अपना सारा नुकसान उस नौजवान हसीना से पूरा करेगा। किस तरह, ये सिर्फ अकबर सुमरू ही जानता है और किसी को जानने का हक भी नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक अज़ाइम का इजहार कर रहा था, ताम ये मालूमात मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। मैंने उसे बातों में लगाते हुए पूछा, साहिल को तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है और उसके बारे में क्या फैसला किया गया है? ओहो, वो अजीब से अंदाज में हंसा, तुम उस बदे सी लड़की के लिए बड़े बेचैन हो रहे हो। मुझे मालूम है वो तुम्हारी महबूबा की हैसियत रखती है। अब कहीं जाकर तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है ना। मुझे तुम्हारी इस बेकरारी से बहुत लुत्फ आ रहा है।
उसकी हंसी मुझे जहर लगी। मैंने बरहमी से कहा, तुम यूं ही बक बक करते रहोगे या साहिल के बारे में भी कुछ बताओगे? उसने बताया, तुमने हमारे चौधरी साहब की महबूब डायरी का एक कीमती वर्क चुरा लिया है। हम तुम्हारी महबूबा साहिल को चौधरी नवाजिश की हवेली में पहुंचा देंगे। ये क्या बकवास है? मैं दिल मिला उठा। तुम किस डायरी की बात कर रहे हो? वही तुम्हारे बाप की रकम करदा डायरी जिसमें कसीरुल मालिये सोने का राज तहरीर किया गया है। वो बेपनाह संजीदगी से बोला। मैंने कहा, तुम जिस डायरी का जिक्र करे वो चंद माह पहले मियां जाहिद ने मेरे होटल के कमरे से चोरी करवा ली थी। वो अब तक तुम्हारे चौधरी तक पहुंच चुकी होगी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, डायरी तो चौधरी साहब तक पहुंच गई है, मगर उस डायरी के 2 सफात यानी एक वर्क उसके अंदर से तुमने बड़ी सफाई से पार कर लिया है। उस एक वर्क के बगैर बात नहीं बन सकती। वो डायरी अधूरी और बेमानी होकर रह गई है। जिस तरह तुम साहिल के बगैर अधूरे और उजाड़ बनकर रह गए हो, उसी तरह। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। और तुम्हारे चौधरी को भी मैंने उसे चक्कर देते हुए कहा, मैंने उस डायरी में से एक सफा भी अलग नहीं किया। वो मेरे चक्कर में ना आया। मेरा जुमला खत्म होते ही उसने कहा, तुम मुझे कोई सबक वबक मत पढ़ाओ। डायरी के बारे में मेरा और चौधरी साहब का मौक़िफ़ अटल है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो कीमती सफात मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी महबूबा को कोई गजीन नहीं पहुंचेगी। बस सूरत दीगर हमारे दरमियान आज खून रेज बार का होगा। अगर बदकिस्मती से तुम मुझे जेर करने में कामयाब हो भी गए तो साहिल को पाने के लिए वही शर्त होगी। और ये चौधरी साहब का नाकाबिले तब्दील करदा फैसला है। जब तक तुम उन्हें डायरी के वो सफात नहीं दोगे, साहिल चौधरी नवाजिश अली की हवेली में रहेगी और जिंदा रहेगी। वो एक लम्हे का तवक्कुफ करके बड़े मानी खेज अंदाज में बोला, मगर उसका ये मतलब भी नहीं कि वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये चौधरी साहब की मर्जी है कि वो कब तक तुम्हें छूट देते हैं। वो पता नहीं कब तक इस किस्म की बकवास जारी रखने का इरादा रखता था। मैं जो जानना चाहता था वो मुझे मालूम हो चुका था। आखिरी सवाल के तौर पर मैंने पूछा, क्या साहिल अभी तक कराची में है या उसे लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है? तुम सवाल ही करते रहोगे या वो सफात मेरे हवाले भी करोगे? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैं समझ गया, अब वो मुझे मजीद कुछ नहीं बताएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें उन सफात के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब है घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। बात खत्म करते उसने मुझ पर छलांग लगा दी। ये हमला मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं था। मैंने बैग जंप की और 2 फुट पीछे चला गया। वो मुंह के बल जमीन की तरफ आया, मगर नीचे गिरने की बजाय उसने हाथों के पंजों का इस्तेमाल करते हुए फर्श पर एक कलाबाजी लगाई और मेरे पहलू में पहुंच गया। हमारे दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। मैंने उसके चेहरे पर पंच मारा। उसने गर्दन झुकाकर मेरा वार खाली कर दिया। मैंने एक स्टेप अंदर आकर उसकी झुकी हुई गर्दन पर राइट एल्बो रसीद कर दी। उसका सर एक झटके से मजीद झुक गया। उसके हल्क से गुटी गुटी करा बरामद हुई और उसी लम्हे उसने एक नीच हरकत कर दी। वो अचानक जमीन पर बैठा और बिजली की सी सूरत ने उसने मेरी टांगों को टखनों से जकड़कर मुझे एक जोरदार झटका दिया। उसका वार चल गया और मैं पुष्ट के बल पीछे गिरा। तारा अपनी गर्दन को सहलाते हुए मेरी जानिब बढ़ा। मेरी एल्बो ने उसे एजियत में मुबतला कर दिया था। वो किसी रीछ के मानद मुझ पर झपट पड़ा। मैंने फर्श पर लेटे लेटे उसके गिरते हुए जिस्म को अपने पांव पर रोका और एक झरक के साथ अपने सर के अकब में उछाल दिया। वो एक सोफे के हत्थे पर जा गिरा। मैंने फुट स्प्रिंग लगाया और उछलकर खड़ा हो गया। तारा अपनी कमर को सहलाते मेरी जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो इस वक्त एक जख्मी कोबरे के मुशाबा नजर आ रहा था। इत्तेफाक से उसने ब्लू जीन्स पर जो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी उस पर भी एक कोबरे की सफेद रंग में तस्वीर बनी हुई थी। मैं हर किस्म के हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। 4 फुट की दूरी पर पहुंचकर उसने हवा में जंप की और राइट साइड फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। कोशिश इन मानों में कि उसकी किक मेरे वजूद को टच ना कर सकी। हिट करना तो दूर की बात है। मैंने तेजी से अपर साइड ब्लॉक किया। तारा की जिस्म ने हवा में ट्विस्ट किया और वो 3 फुट दूर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने उसके जमीन पर आते ही एक सलांट किक दे मारी। वो ब्लॉक ना कर सका। मैंने आगे बढ़कर फ्रंट फ्लाइंग किक मारी। मेरा पांव तारा की नाक पर पड़ा। वो एक चीख के साथ दोनों हाथों से चेहरे को थामते हुए पीछे हटा। ये वही नाक थी जिसकी मैंने उमरकोट के होटल में अच्छी खासी खातिरदारी की थी। जब तारा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो एक वहशतनाक मंदिर देखने को मिला। उसकी नाक से खून जारी हो गया जो उसके होंठों और ठोड़ी को रंगीन करता जा रहा था। तारा बार बार हाथ की पुश से अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करने लगा। इस मंजर ने मेरे अंदर एक नई सनसनी दौड़ा दी। मैंने एक अजीब सा सरूर महसूस किया। तारा को कसम परी की हालत में देखकर मुझे खुशी थी। शायद उसकी वजह यह थी कि साहिल के गम ने मुझे जनूनी बना दिया था और यह गम देने वाला तारा ही था। मैंने उसके संभलने का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़कर उसे लात मुक्कों पर रख लिया। वो अपने चेहरे को कवर करते हुए पीछे हटता और मार खाता रहा। बिलाखिर उसकी पूंछ दीवार से जा लगी। इस दीवार में एक दरवाजा भी था, लेकिन ये वो दरवाजा नहीं था जिससे गुजरकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था। एक लम्हे को मैंने महसूस किया जैसे वो फरार का इरादा रखता हो। उसने अचानक दरवाजे को देखा, लेकिन ये उसकी चालाकी थी। उसने मेरी तवज्जो हटाने के लिए वो हरकत की। मेरी लम्हाती गफलत का नतीजा फौरन ही बरामद हो गया। तारा ने किसी अरना भैंसे की तरह मेरे पेट में एक जोरदार टक्कर दे मारी और अपने सर के जोर से 5 फुट मुझे पीछे अकब में धकेलता चला गया। उसकी टक्कर में किसी सांड की कुव्वत थी। मुझे अपने पेट में मरोड़ उठता हुआ महसूस हुआ। मैंने फौरन सांस रोकी और उसके सर पर राइट एल्बो से हिट किया।
तारा एक दर्दनाक आवाज के साथ मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैंने उसकी पुष्ट पर सवार होकर गर्दन को अपने हाथों की गिरफ्त में कसना शुरू कर दिया। वो अपने सर को आजाद कराने के लिए जोर लगाने लगा, ताम ये जोर बेसमत और ख्वाह मुखा नहीं था। तारा एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, ये बात उसे मालूम थी कि अपनी इस कोशिश में अगर उसने जरा सी भी हरकत कर दी तो उसकी गर्दन का कड़ाका निकल जाएगा। हमारे दरमियान बाकायदा रेसलिंग की तरह जोर आजमाई हो रही थी। इसी दौरान में उसका दाव चल गया। उसने बैक पुश का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने ऊपर से उछाल दिया। इस जिसारत के नतीजे में उसकी गर्दन को एक झटका लगा। ताम ये ज्यादा खतरनाक और जरर आसान नहीं था। हम एक मरतबा फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस मरतबा हमले में पहल मैंने की। मैंने नी शार्ट का झांसा देकर एक फ्रंट टू साइड किक उसकी ठोड़ी पर रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मुझ पर झपटा। उसने डबल पंच से मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने गर्दन को बैक झटक दी। उसके साथ ही मेरी कमर किसी कमान की तरह पीछे को झुक गई। तारा ने दोनों बाजू खोलकर मुझे दबोचना चाहा, मगर मैंने उसके बाजुओं के हल्के में आने से पहले फदा में साइड ट्विस्ट करते हुए दूर जा चुका था। अलबत्ता इस फदाई परवाज के दौरान में मेरे जोगर पांव तारा के चेहरे को एक शानदार सलामी पेश कर चुके थे। वो किसी पिटते हुए कुत्ते की तरह हल्क से च्याऊ च्याऊ की आवाज निकालते हुए दूर तक लुढ़कता चला गया। फिर इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैं तेजी से उसके सर पर पहुंच गया। आज मेरे अंदर कोई और ही वजदान समा गया था। उसने उठते ही मुझे गलीज गालियों से नवाजना शुरू कर दिया। एक मार्शल आर्टिस्ट को ये जेब नहीं देता कि वो मुगल्लजात पर उतर आए। ये कमजोरी और बद इखलाकी समझी जाती है। तारा को मैंने शुरू ही से गर्म मिजाज और गुसीला पाया था। ये उसके कमजोर आसाब की दलील थी। उसके बिलक्स दोजक मगानी तारा में खासा तहम्मुल और तदब्बुर पाया जाता था। दोनों भाइयों में मिजाज का बहुत बड़ा फर्क था, वरना अमाल दोनों के मुतवादी थे। वो झुंझलाहट और नाकामी के मिले जुले अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने उसकी झुंझलाहट से भरपूर फायदा उठाया। उसकी राइट राउंड हाउस को मैंने बड़ी सफाई से बला किया। उसके साथ ही अंदर आकर मैंने उसके सीने पर पंच दे मारा। उसने मेरे मुक्के को अपने दोनों हाथों की कलाइयों के मुकाम से जकड़ दिया और नीचे की जानिब एक जोरदार झटका दिया। अगर मैं किसी किस्म की मुजाहमत करता तो मेरी कलाई चिटक सकती थी। उसके झटके के साथ ही मैं भी जमीन की तरफ झुक गया। मेरी सरकत पर तारा अगर मेरी कलाई को छोड़ देता तो उसका फायदा था, मगर उसने कलाई को दबोचे रखा और नतीजे में वो खुद भी मेरे ऊपर खींचता चला आया। मैंने अचानक उठकर उसे अपने ऊपर से दूर फेंक दिया। मेरे ऊपर गिरते उसके हाथों से कलाई छूट गई। उसने पलटकर मुझ पर एक किक चलाई, मगर इस किक में फोर्स बराए नाम थी। मैंने इस ढीली ढाली किक पर खड़े हाथ का चोब रसीद कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने इसी पर बस नहीं की और एक लोअर साइड किक उसकी मदरूब टांग पर रसीद कर दी। हड्डी चिटकने की आवाज उभरी और तारा जमीन पर लोटपोट होने लगा। उसकी एक टांग बेकार हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो लंगड़ाते हुए उठा। इस हालत में मुझे उस पर रहम आना चाहिए था, मगर आज तो मैं रहम करम से बहुत दूर निकल आया था। मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो इंसानियत के नाम पर बदनुमा धब्बा था। उसने मेरी अजीज तरीन हस्ती को मुझसे छीना था। मैं उससे हमदर्दी किस तरह कर सकता था। वो अपनी दाईं टांग को हवा में उठाए हुए था। ये पांव जमीन पर लगाते हुए उसे शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ता और मैं उसे हर किस्म की तकलीफ से गुजारना चाहता था। मैंने बड़ी सफाकी से एक लंबा स्टेप लिया और उसकी घायल टांग को एक मरतबा फिर निशाना बनाया। जवाब में उसकी चीखें उभरी और मेरे दिल को वाफर मिकदार में सुकून बख्श गई। तारा खासा सख्त जान था, लूट फूट कर फिर खड़ा हो गया। मैं उसके नजदीक आया तो उसने मुझे पंच मार दिया। ये एक राइट स्ट्रेट पंच था। मैंने ब्लॉकिंग के बाद उसकी कलाई को ग्रिप में लेकर ट्विस्ट किया। वो झुका तो मैंने उसकी कोनी पर बाईं कोनी का वार किया। तारा के मुंह से जीवा होते हुए जानवर जैसी आवाज पैदा हुई और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। मुझे याद है अंदरूनी सिंध के रेगजार में एक मार्के के दौरान में मैंने तारा की इस कोनी का जनाजा निकाला था। चोट पर चोट क्या क़यामत ढाती है, इसका एहसास उन्हीं लोगों को हो सकता है जो इस तजर्बे से गुजरे हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तारा मजीद मुझ पर हमलावर होगा। उसका दायां पहलू बिल्कुल ही बेकार होकर रह गया था, लेकिन मैंने देखा वो ढीठ इब्ने खबीस एक मरतबा फिर डगमगाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं उस पर नजरें जमाई सिर्फ 4 फुट के फासले पर खड़ा था। इस मरतबा तारा ने एक गैर मुतवक्को हरकत की। बजाय मुझ पर हमला करने के वो दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड की जानी पड़ा और बिजली की सी तेजी से उसने एक बटन दबा दिया। उसकी इस शातराना हरकत से मैं तो समझ गया कि उसने कोई चाल चली थी, लेकिन फौरी तौर पर मैं उसकी चाल को समझ ना सका। फिर इससे कबल कि मैं गौर फिक्र करता, मुझे अपने अकम में धड़ से एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा, ये वही दरवाजा था जहां से मैं कमरे में दाखिल हुआ था। खुले हुए दरवाजे में से 4 गन बरदार भरा मारकर कमरे में अंदर आए और आते ही उन्होंने बेदरीग फायरिंग शुरू कर दी। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। मैं इस अचानक उस्ताद पर बुखला कर रह गया, ताहम मेरे दिमाग ने बर वक्त मेरी रहनुमाई की। मैं अपनी जानिब 4 गनों की नालों को उठते देखकर हवा में उछला। शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग के दौरान में मुझे हाई वर्टिकल जंप की खुसूसी मशक करवाई गई थी और मैं बासानी 10-12 फुट तक हवा में उछल सकता था। मेरी जंप के नतीजे में कमरा तारा की आखिरी चीखों से गूंज उठा। मेरी जानिब आने वाली दर्जनों गोलियों में से किसी ने या कई ने उसके वजूद को छेड़ डाला। हमलावर अफराद ने अपनी गनों का रुख छत की जानिब किया और ब्रेस्ट फायर किया, लेकिन मैं वहां होता तो फायरिंग की जद में आता।
मेरा ऐसा जहन मुझे ऑटो पर सेट कर चुका था। वर्टिकल जंप करते ही मैंने बुलंदी पर पहुंचकर अपनी बॉडी को समर साल्ट के अंदाज में रोल किया और डबल स्टेप करते हुए स्विच बोर्ड के पास पहुंच गया। 4 गनों से खारिज होने वाली मोहलक गोलियों ने कमरे की छत को उधेड़ डाला। उसी वक्त मुझे अपने बाएं कंधे में आग सी उतरती हुई महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि गन बरदार मेरी जानिब फायरिंग करते में हाथ मारकर कमरे की लाइट ऑफ कर चुका था। मैं तारीकी छाती जिस मुकाम पर गिरा था वहां से थोड़ा आगे रेंग गया। एहतियात का तकाजा यही था, वरना वो अंधेरे में भी अगर मेरी समत फायरिंग करते तो मुझे शदीद नुकसान पहुंच सकता था। हैरत अंगेज तौर पर मजीद फायरिंग नहीं हुई और वो चारों यके बाद दीगरे कमरे से निकल गए। यकीनी तौर पर वो अपनी गनों को रीलोड करने गए थे। ब्रेस्ट फायरिंग ने गनों के मैगजीन खाली कर दिए थे और मैं उनकी वापसी तक वहां रुकने की हमाकत नहीं कर सकता था। कोई गोली रीबाउंड होकर मेरे कंधे में आदन सी थी, जिससे मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रहा था। मेरे जख्मी कंधे को एक हाथ से थामा और दबे पांव चलते हुए दरवाजे के नजदीक आ गया। मुझे अपने हाथ पर खून का रसाव महसूस हुआ। कंधा ठीक ठाक जख्मी हो चुका था। चंद लम्हा तक जब बाहर खामोशी रही तो मैं एहतियात से बाहर निकल आया। वहाँ किसी जी नफ्स के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने एक लम्हे को सोचा और गोली की रफ्तार से बालाई मंजिल की बालकोनी के पास पहुंच गया। उसी वक्त मुझे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। यकीनन वो चारों मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपनी गन्ने रीलोड कर ली होंगी। पीछे मुड़कर देखने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैं इस वक्त हाई रिस्क पर था और इस किस्म की सूरत हालात में हंगामी और फौरी फैसलों की जरूरत होती है। मैंने सांस रोकी, बालकोनी की रेलिंग पर चढ़ा और ड्राइविंग बोर्ड से जंप लगाने की तरह खुद को फजा के हवाले कर दिया। मेरे पाँव में जोगर्स थे। इतनी बुलंदी से नीचे आना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जो लोग फ्री फॉल की थ्योरी और टेक्निक से आगाह हैं उन्हें यह नामुमकिन नजर नहीं आता। बशाक लोगों के लिए ये एक खेल है। जमीन पर मेरे पाँव और हाथ एक साथ अमल में आए और मैं फ्रंट रोल करते हुए दूर तक लुढ़कता चला गया। मेरे जख्मी कंधे की तकलीफ इस सर्कस से कई गुना बढ़ गई, मगर मैं बाजू को थाम कर हाय नहीं कर सकता था। मेरे कम में 4 खतरनाक गन्नों की सफवाक नालें उठी हुई थी, जैसे 4 तोपें दहाने खोलने को बेकरार हो। रोलिंग खत्म करते ही मैं उठकर अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ गया। उसी वक्त बंगले की बालाई मंजिल से गोलियों की एक बौछार मेरी तरफ आई, मगर खुशकिस्मती से एक गोली भी मेरे वजूद को छू ना सकी। वो बड़े क़यामत खेज लम्हात थे। मेरे पास सोचने, रुकने या पलट कर पीछे अपने दुश्मनों को देखने का वक्त नहीं था। मैंने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट संभाली। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया ही था कि अकबी निशस्त से कोई सफेद शय परवाज करते हुए आई और दब से मेरी गोद में गिरी। हड़बड़ाहट में स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट गया। उसी लम्हे मेरी समा से एक मानूस आवाज टकराई, म्याऊं। वो नरमो मुलायम सफेद शय एक बिल्ली थी। म्याऊं की आवाज निकालते ही वो एक मरतबा फिर उछली और पैसेंजर सीट पर पहुंच गई। मेरी गर्दन बेसाख्ता उसकी जानिब मुड़ गई। हमारी निगाहें मिली तो वो धीरे से मुस्कुराई। उसके साथ ही उसने मखसूस अदा से सर को झटका और उसके खल्क से बड़ी करारी आवाज बरामद हुई, म्याऊं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे वहां से जल्द से जल्द निकलने का मशवरा दे रही हो। वहां तो मैं खुद भी एक लम्हे को नहीं रुकना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी। मैंने एक झटके से उसे आगे बढ़ा दिया।